नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी और आज के एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो चारों शिफ्ट के जीएस और हिंदी का एनालिसिस लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो आपका एग्ज़ाम आगे किसी भी दिन हो, किसी भी शिफ्ट में हो, आपके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए, आपका पेपर अच्छा होगा। हमने यहाँ पर इस एनालिसिस के साथ में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ में उनके आसपास के फैक्ट्स भी लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वो उपयोगी हो सकें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। साक्षरता दर भारत की है 65.46%। इसमें ये महिला साक्षरता दर पूछी गई थी। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 82.14%। और टोटल साक्षरता कितनी है 74.04%। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ कहाँ है? केरल की है सबसे अधिक 94%। और लक्षद्वीप की है 91.85%। उसके बाद में अगर पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है तो है ये लक्षद्वीप की। और उसके बाद में मिजोरम और गोवा। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इनमें से कौन महिला क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल ऑप्शन में था, वो नहीं है। बाकी 3 महिला क्रिकेटर थे और साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। अभी अगले पेज पे हमने योजनाएं और कब शुरू हुई, उनका क्या उद्देश्य है, मेन हमने दे दिए हैं। अभी आप देखेंगे अगली स्लाइड में, तो उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। हर शिफ्ट में एक योजना से क्वेश्चन भी आता है। क्षत्रिय कहाँ का लोक नृत्य है? ये असम का है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष। ठीक है। ये भी पूछ सकता है लू कब चलती है? जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको पता होगा। लू मई जून के महीने में जो गरम गरम हवा चलती है उसको लू कहते हैं और ये उत्तर भारत में चलती है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? ये पश्चिम बंगाल में पड़ा इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि वहीं से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। और 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था, मतलब बंगाल फिर से यूनाइट हो गया था। आगे चलते हैं। अब देखो ये योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, इन पे नज़र दौड़ा लीजिए। जनधन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को। युवाओं में कौशल विकास इसका उद्देश्य था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2019 ये 2019 होगा। 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका लक्ष्य था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। हरियाणा के पानीपत से योजना शुरू हुई थी। इस योजना का लक्ष्य था लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई और इसका उद्देश्य था छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। ये 50,000 से लेकर 10 लाख तक, ये सीमा भी पूछ सकते हैं आपसे। और कम से कम योजना का सन तो याद रखिए, कौन सन में शुरू हुई और किस लिए शुरू हुई, उसका उद्देश्य क्या था। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मासिक पेंशन देने के लिए। असंगठित क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र रेगुलेटेड नहीं है, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जो रेगुलेटेड नहीं है, उनके जो है कार्मिक, उनके कर्मचारी लोग हैं, उनको कुछ प्रीमियम के माध्यम से फिर उनको 60 साल के बाद
मंथली पेंशन देंगे। अगर अभी उनसे कुछ प्रीमियम लेंगे और 60 साल के हो जाएंगे फिर उनको मंथली पेंशन देंगे, इसलिए शुरू की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू गई थी? 25 जून 2015 को। 2015 से 20 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य था। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। इसमें 3 कैटेगरी थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी। ये भी ध्यान रखना, लोन की रेंज क्या थी? 10 लाख से 1 करोड़ तक। आगे चलते हैं, पीछे वाला हो गया, हाँ आगे चलते हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी शेखर मांडे। ये बनी है CSIR की पहली महिला महानिदेशक। पहली महिला कौन क्या बना है, पहला पुरुष कौन क्या है, और मोदी मंत्रिमंडल, तीनों चीज़ें मिला के एक वीडियो बना के हमने डाल रखा है। 10-12 मिनट का है, आप उसको देख लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपका। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है ऑब्वियसली। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र से किसे राज्यसभा सदस्य नामित किया गया है? पीयूष गोयल को नामित किया गया था। अभी परसों की शिफ्ट में पूछा गया था कि ओडिशा से किसे नामित किया गया था? ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव, उनको नामित किया गया था। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। 12 व्यक्तियों को नामित किया जाता है, और नामित कौन करता है? राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये 12 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको विशेष योग्यता हासिल हो, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये 4 कैटेगरी भी आपसे पूछ सकता है। इन 4 कैटेगरी में जिन्हें विशेष योग्यता हासिल होगी, उनमें से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नामित कर सकता है राज्यसभा में। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250, और वर्तमान में हैं कितने मेंबर? 245। ठीक है, ये बात भी याद रखना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 15 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 5 चीज़ें हैं, यही क्रूशियल हैं, इसमें 5 ही चीज़ें हैं। एक तो हो गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा किसी आधार पर हो भी सकता है, या इन 5 में से कोई भी एक शामिल है और उसके अतिरिक्त भी और कोई कारण है तो भी आपके साथ भेदभाव हो सकता है। इसमें लिखा है केवल, अगर इनमें से केवल एक या इनमें से केवल 2 या 3 या सारे कारण है तो भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कारण है तो भेदभाव हो सकता है। और जन्म स्थान यहाँ पे लिखा हो, इसका मतलब निवास स्थान नहीं है। निवास स्थान इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब हुआ निवास स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसीलिए कई जगह आपने देखा होगा सरकारी नौकरियों में भी डोमिसाइल मांगते हैं कि आप निवासी कहाँ के हो, तो उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है। IPL 2022 में ऑरेंज कैप किसे मिली है? ये मिली है जॉस बटलर, ये बटलर होगा, जॉस बटलर को। ठीक है। IPL से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, जुकाम है थोड़ा सा। ओयोग का फाउंडर कौन है? ये है रितेश अग्रवाल। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है। इसकी 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। इसकी योजना आयोग की जगह पर इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री। वयस्क के लिए कितने पोषक तत्व जरूरी हैं? एक वयस्क पुरुष या महिला के लिए कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं? विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जरूरी होते हैं। सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये पूछा गया था। ये सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में।
प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले कौन से विषय हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड काम हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन और भी बहुत सारे हैं, तो ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, विनिर्माण का काम होता है, वो सारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। इसमें जो सर्विस सेक्टर के जो उद्योग हैं वो आते हैं, जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार, बैंक सेवाएं हो गई, व्यापार हो गया, ये सारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखना, आज प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, कल को द्वितीयक या तृतीयक भी पूछ सकता है आपसे। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक कौन सा है? 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक कस्टम ड्यूटी भी एक कारक है। कस्टम ड्यूटी का मतलब अगर भारत में कोई चीज़ आयात की जाती है तो उस पर आयात कर लगाया जाता है, उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अगर वो कर ज़्यादा है, अगर वो टैक्स ज़्यादा है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। जो विदेश से आने वाली वस्तुएं हैं उनका मूल्य बढ़ जाएगा। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? जूट का होता है, पटसन का और कपास का होता है। ये सारी खरीफ की फसलें हैं, ये भी आप याद रखना, ये खरीफ की फसलें हैं। शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? एक कथक नर्तकी हैं शोभना नारायण। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है उत्तर भारत का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और कथकली अगर पूछा जाए तो वो केरल का है। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने। निशा गांधी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, जो कि केरल में है, और ये फरवरी माह में मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कल को आपसे। मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर होगा ये मणिपुर से संबंधित हैं। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए पीटी ऊषा, जिनको हम उड़न परी भी कहते हैं, शॉर्ट नेम इनका उड़न परी है, वो केरल से संबंधित हैं। और हिमा दास असम से संबंधित हैं, और इनको हम धींग एक्सप्रेस भी कहते हैं। धींग एक्सप्रेस, धींग एक्सप्रेस भी इनको कहते हैं। और पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं, उपनाम है इनके। अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अवध पर कब कब्जा किया? कल पूछा था झांसी पर कब कब्जा किया, हर शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है ये, इसीलिए हमने सारे लिख दिए हैं। अवध मतलब लखनऊ के आसपास के क्षेत्र पर 1856 में कब्जा किया था। हड़प नीति किसने शुरू की थी? ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1848 में। और ये डलहौजी जो था 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा था, और इसने हड़प नीति शुरू की थी 1848 में। और सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। सतारा को 1848 में सबसे पहले हड़प नीति के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाया गया था। उसके बाद में जैतपुर को, जैतपुर उत्तर प्रदेश में है, 1849 में मिलाया गया था। फिर संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, उसको भी 1849 में ही मिला लिया गया था अंग्रेजी राज्य में। और बघाट होगा ये, सॉरी भगत लिख गया, बघाट, ये बघाट है पंजाब में, 1850 में इसको मिलाया गया था। और झांसी कल पूछा गया था सवाल, इसको 1853 में मिलाया गया था। और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था अंग्रेजी राज्य में। किसके द्वारा? हड़प नीति के द्वारा। हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1848 में। और डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ये भी ध्यान रखना। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? ये हरित लवक पाया जाता है, ये इसका आंसर होगा। त्रिपुरा राज्य किस देश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? राज्यों की सीमाओं से और देश की सीमाओं से रोज एक सवाल पूछा जा रहा है। एक दिन पूछा गया था सबसे छोटी सीमा किसके साथ किस देश के साथ लगती है? तो आपका अफगानिस्तान हो गया 106 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सिक्किम राज्य जो है वो किन किन देशों से घिरा हुआ है। उसी के साथ में हमने बताया था बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया आज की शिफ्ट में। तो इसका आंसर होगा
बांग्लादेश। आप हमारी बात को ध्यान से सुने और जो भी लिखा जा रहा है उसको भी ध्यान से देखें और इसका एक बार रिवीजन जरूर करें, आपको आगे आने वाली शिफ्ट्स में फ़ायदा ज़रूर होगा, ये हमारी गारंटी है। आगे चलते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये गुजरात के 6 शहरों में मनाया गया। कौन कौन से वो 6 शहर थे? अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट। कल को ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर नहीं है जहाँ राष्ट्रीय खेल महोत्सव मनाया गया? तो इनमें 6 में से छोड़कर कोई 7वां होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। कांग्रेस के स्थायी अध्यक्ष कौन है? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। हर शिफ्ट में अनुच्छेद से संबंधित एक सवाल जरूर आता है, उसके लिए हमने 2 वीडियो बना रखे हैं 20-20 मिनट के। 2 वीडियो 40 मिनट के होंगे, आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। अगर वो आप 40 मिनट देख लेते हैं तो अनुच्छेद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना था और रोजगार को 700 लाख नए रोजगार पैदा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सोने के अयस्क कौन से हैं? सोने के अयस्क कौन से हैं? ये हैं कैलेवराइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट। ये सोना के अयस्क हैं। एक पूछा गया था लेकिन सारे लिखे गए हैं यहाँ पे, जो कि आगे वाली शिफ्ट में अगर पूछा जाए तो आपको पता होने चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ये भी लिखा भी है। और इसके सीईओ वर्तमान में पूछा जाए तो कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। ठीक, हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? 1960 के दशक में शुरू हुई थी। 1967-68 का टाइम था वो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुई थी ये। इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है और भारत में इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। इन्होंने यहाँ पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है समीर वी कामत। इसका पूरा नाम किसका? DRDO का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। ठीक है, जनगणना से भी संबंधित हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है। जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है? ये करवाता है गृह मंत्रालय। और भारत में जनगणना की सबसे पहली शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। अगर पूछा जाए सबसे पहली रेगुलर जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो हुई 1881 में। उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसके बाद से 1881 के बाद से हर 10 साल पे जनगणना होती रही और आज भी जारी है। लेकिन वैसे सबसे पहली जनगणना हुई 1872 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पाटलिपुत्र, जो आज के पटना के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे मौर्य साम्राज्य का शासन था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये 1919 में शुरू हुआ था और 1921 तक चला था। इसी के साथ में असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई, उसके बाद में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। 2018 में एशियाई खेल कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया में हुए थे। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। ये भी खूब पूछे जाते हैं। हमने पिछली परसों वाली वीडियो में जब एनालिसिस किया था, उसमें सारे राज्यों के शास्त्रीय नृत्य जो हैं उनको बता दिया था, हमने आपको लिखा भी था उसमें। आवर्त सारणी में 33 एटॉमिक नंबर किसका है? ये आर्सेनिक का है, ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विशेषता नहीं है? 3-4 ऑप्शन दिए थे, इसका आंसर होगा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो। वैसे उसकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य रखने की योग्यता रखता हो, ये इंपॉर्टेंट योग्यता है, योग्यता रखता हो लोकसभा का सदस्य बनने की, ये जरूरी है। लेकिन लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगर लोकसभा का सदस्य है और राष्ट्रपति बन जाता है तो उस सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, लेकिन योग्यता उसके पास होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य होने की।
ठीक है, ये सारी योग्यताएं हैं। 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, नेपाल, भूटान में मनाया जाता है और भारत के असम और सिक्किम राज्यों में भी मनाया जाता है। 1975 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ये चल रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना के समय में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा अगर पूछा जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। एक्चुअली दिया गया था 1971 में, जब इलेक्शन हो रहे थे, आम चुनाव हो रहे थे लोकसभा के। उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो उम्मीदवार थी प्रधानमंत्री पद की, तो उन्होंने अपना नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो वो लागू कब हुआ था? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और इसका ड्यूरेशन क्या था? 1974 से 78 तक। ये योजना 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई थी। योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, लेकिन ये 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि जनता पार्टी सरकार आ गई थी और उन्होंने इसको उचित नहीं समझा कि इसको पूरे 5 साल तक चलाया जाए, तो उन्होंने 1 साल पहले ही ख़त्म कर दी। और 2 साल तक 1978 से 80 तक भारत में 2 साल तक कोई योजना नहीं बनी। उन दोनों सालों के लिए इस पीरियड को कहते हैं रोलिंग प्लान। उसमें रोलिंग प्लान चलाए गए, 1-1 साल की योजनाएं 2 चलाएंगे, उनको रोलिंग प्लान कहते हैं। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। अब देखो ये सारा 4 बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये सारा दिया है कहाँ हुई थी, अध्यक्ष कौन थे और किसका शासनकाल था। ठीक है, आप ये ट्रिक भी साइड में लिखिए, इसको भी, इसकी हेल्प लेके भी इसको आप याद कर सकते हो। सन याद करने का आसान तरीका ये 483 यहाँ है, 383 यहाँ है, 283 इधर कर लो। वैसे भी कोई इतना एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता नहीं इनमें। और 1 ईस्वी इधर कर लो, बस समय तो याद हो गया आपको। और स्थान याद करने के लिए राजा, वैश्य, पटाव, कुंवर, ये ट्रिक भी लगा सकते हो। और वैसे हम तो बताएंगे आपको, ऐसी ट्रिक याद कर लो, रावय पाकु, इसको ऐसे याद कर लो, रावय पाकु, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, बस ऐसे ही इसको भी याद कर लो। पहला पहला अक्षर मिला के मसामोब लिख लो, 2-3 बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगी। मसामोब, महाकश्यप, शावक मीर और मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र। और इसको कर लो अका अक, अका अक, बस। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, बस ये सारा याद हो गया। सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसमें होगा राज्य, राज्य। और अगर देश भी पूछा जाए तो आपका हो जाएगा देश में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा कनाडा की है, देशों में कनाडा की। और भारत के राज्यों की तटीय सीमा अगर पूछी जाए तो राज्य में आपका सही हो जाएगा गुजरात। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग था। और ये किसके सैनिक थे? सैनिक भी थे और दोस्त भी थे, नाना साहब के। नाना साहब के सैनिक भी थे और दोस्त भी थे। और इन्होंने नाना साहब का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। कहाँ दिया था नाना साहब का साथ? कानपुर में दिया था। और इन्होंने एक व्यक्ति का और साथ दिया था, वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, उनका भी साथ दिया था झांसी में। ये भी याद रखना, इनका भी साथ दिया था 1857 के विद्रोह के समय। सैम करन को किस टीम ने खरीदा है? आईपीएल 2023 की बोली लगी है। सैम करन जो कि इंग्लैंड के हैं, उनको सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है, 18.5 CR में इनको खरीदा गया है। और किस टीम ने खरीदा है? किंग्स 11 पंजाब ने। अनुच्छेद 324 में क्या है? ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। हर शिफ्ट में अनुच्छेद से संबंधित सवाल आता है। हम हाईली रिकमेंड करेंगे आपको कि जो 2 वीडियो आपको अभी एंड स्क्रीन पे मिलेंगे लास्ट में, उनको क्लिक करके आप अनुच्छेद से संबंधित सारे क्वेश्चन उसमें पढ़ लेना। उसमें बताया गया, समझाया गया है, एक में थ्योरी बताई गई, एक में आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, दोनों देख लेना, तो अनुच्छेद का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे। ये राज्य की जिम्मेदारी होगी 0 से 6 वर्ष के। और 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की जिम्मेदारी है उनके गार्जियंस की। क्या जिम्मेदारी है? कि उनके गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को
शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। अवसर ये उनका मौलिक कर्तव्य है, जो कि संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये बात अगर आपने सुन ली होगी तो कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। आदमी कहता नहीं गूलर का फूल हो गए, मतलब तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हो गए। अग्नि का विलोम जल होता है, पवन के पर्यायवाची। मारुत, बात, हवा ये सारे परम पवन के पर्यायवाची हैं। रात का विलोम दिन होता है, बहुत आसान है। ज्योत्सना का सही रूप है ज्योत्सना। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखना, आधा ता है, आधा सा है और ना है। ज्योत्सना ये सही है, ये सही रूप है। ठीक, वर्तनी शुद्धि का सवाल है। जल के पर्यायवाची कौन है? अंबु, बारी, उदक, नीर, सलिल। ठीक, ये सारे पानी भी लगा लो इसमें, ये सारे जल के पर्यायवाची हैं। दिवस का पर्यायवाची दिवा। दिवा स्वप्न आपने सुना होगा। दिवस तो पता ही है। वासर, निशि वासर सुना होगा। निशि मतलब रात और वासर मतलब दिन, ये हो गया दिन के पर्यायवाची। सभ्य का विलोम हो गया असभ्य। ठीक, हिंदी आसान आ रही, डरने की कोई बात नहीं। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है बेमेल, मतलब आधा इधर जा रहा आधा उधर जा रहा तो बेमेल। घर में गंगा बहाना, घर में गंगा बह सकती है? नहीं बह सकती, इसका मतलब हुआ असंभव कार्य करना। जो कम बोले उसको क्या कहते हैं? अल्पभाषी। इसका मितभाषी भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में अल्पभाषी ना हो तो मितभाषी भी लगा दो। दुख का पर्यायवाची एक पूछा था, यहाँ सारे दिए हैं। पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, यातना, ये सारे दुख के पर्यायवाची हैं। आंखों का पानी धुल जाना, मुहावरे का अर्थ है मतलब बेशर्म हो जाना। बेशर्म मतलब आंखों में पानी नहीं बचा, मतलब कुछ भी आंसू भी नहीं निकल रहे उसका, इसका मतलब हुआ बेशर्म हो जाना। आग में कूद जाना मतलब आफत मोल लेना, आग में क्यों कूदना। चक्षु, चक्षु का मतलब होता है आंख, इसके पर्यायवाची लोचन। लोचन दो नैना, ऐसे दृष्टि पता ही, नयन, नेत्र, विलोचन भी इसका होता है, ये भी याद रखना। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आधा जा वा ला, ये हो गई उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी। ये रिपीट भी हो सकता है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है हिंदी का, तो आप इसको याद रखें। आज के लिए इतना ही। कल भी इसी टाइम 8 बजे शाम को मिलेंगे। 13 तारीख को 8 बजे शाम को एनालिसिस के साथ में हाजिर होंगे। आप देखना नहीं भूलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई कमी रह गई तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।